कि अब बायबैक कर, ये है ना। बट दिस इज नॉट अनएथिकल इफ यू वांट टू बाय बैक योर शेयर। आई डोंट नो आप में से कितने बच्चे जानते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, इनसाइडर ट्रेडिंग। यस या नो का आंसर दो मुझे। इनसाइडर ट्रेडिंग, सारे बच्चे जानते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। क्या लॉ इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउ करता है? यस या नो बोलो। क्या लॉ इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउ करता है? यस या नो बोलो। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट करती है कि आप इनसाइडर ट्रेडिंग कर लो? सारे बच्चे कह रहे हैं नो। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है मुकेश अंबानी अपने ही शेयर को खरीद और बेच रहा हो और स्टॉक मार्केट में वो नहीं कर सकता क्योंकि उसको सारी रिलायंस की इंफॉर्मेशन पता है। ही कैन नॉट डू दिस। इट इज ए बिग क्राइम। बहुत बड़ा क्राइम है ये इनसाइडर ट्रेडिंग करना। बट बायबैक ऑफ शेयर कर सकता है, वो परमिटेड है, वो एक रूल है, वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। अगर कंपनी को लगता है कि उसके शेयर प्राइस को अंडर वैल्यू किया जा रहा है मार्केट द्वारा, तो वो एक ऑफर दे सकता है मार्केट के अंदर कि आई वांट टू बाय बैक माय शेयर एंड दिस इज द प्राइस वेयर आई वांट टू बाय। इस प्राइस पे मैं बायबैक करना चाहता हूं। सो बेसिकली रिलायंस अगर शेयर बायबैक कर रहा है तो मैं उसको अनएथिकल नहीं कहूंगा। अगर आप जनरली सी बात करें, ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है अपने शेयर की प्राइस बढ़ाने की। हाँ, हो सकता है उन्होंने पिछले 2 साल में जो रिलायंस के शेयर प्राइस गिरी है 1200-1300 आके 800 रुपए हो गई है, हो सकता है वो जानबूझ या कुछ एक्सटेंट तो उसके अंदर। फिर एनीवे हम उस चीज पे बाद में आएंगे। नाउ लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर थिंग्स। हम इस चीज पे आते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये हमारे जो चैप्टर्स हैं, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे एंड देन विल कम टू दिस चैप्टर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। मैं आपको बोल सकता हूँ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आपको ये बताता है कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेंथ पे जीते हैं जो कि इंटरनल होती है और उस स्ट्रेंथ के बेसिस पे मार्केट से अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करते हैं, उसी स्ट्रेंथ के बेसिस पे थ्रेट्स को कम करते हैं और उसी स्ट्रेंथ के बेसिस पे अपनी वीकनेसेस को भी ढकते हैं। फाइनली इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो सबसे बड़ी सुप्रीम चीज होती है वो स्ट्रेंथ इंटरनल होती है। अगर मैं आपसे पूछूं रिलायंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिलायंस, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ दिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी जो है स्वॉट एनालिसिस उसी का ही पार्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलायंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे ख्याल में मेरठ के बच्चे कह रहे हैं गुडविल। आई विल नॉट से गुडविल इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिलायंस, एब्सोल्युटली नॉट। मैं बिल्कुल खारिज कर सकता हूं इस बात को। रिलायंस की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, और दूसरी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। मैं मुकेश अंबानी वाले ग्रुप की बात कर रहा हूं। अगर मैं रिलायंस की 2 सबसे बड़ी स्ट्रेंथ देखता हूं तो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दे आर हैविंग ए ह्यूज फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स they have on cash in their balance sheet or in different investments, billions of dollars मैं कह सकता हूं। ओबराय उन्होंने खरीद रखा है, शायद आपको पता होगा, ओबराय होटल। रिसेंटली उन्होंने एक और कंपनी बाय की है, बहुत थोड़ा टाइम पहले। एक पूरी, although they are not full time director in that, but they have bought recently a big company. I forgot that. Anyway, they have a huge financial capacity. लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके पास सिर्फ फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं, उनके पास कुछ उनकी टेक्निकल स्ट्रेंथ। तो वो क्या है उनकी टेक्निकल स्ट्रेंथ? उनकी टेक्निकल स्ट्रेंथ है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। रिलायंस को एक रिफाइनरी लगाने के लिए कह दो, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बात बता रहा हूं। रिलायंस को एक रिफाइनरी लगाने के लिए कह दो, अगर वर्ल्ड के अंदर वो रिफाइनरी 2 साल में लगती है, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर वर्ल्ड की कोई दूसरी कंपनी या किसी दूसरी जगह पे वो रिफाइनरी 2 साल में लगती है और 10,000 करोड़ रुपए में लगती है, रिलायंस हैज दैट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कि वो उसको 1.5 साल में लगाएंगे और 8,000 करोड़ रुपए में। एंड डोंट आस्क हाउ दे हैव दैट कैपेबिलिटी, बट दे हैव दैट कैपेबिलिटी एंड दे हैव प्रूव्ड मेनी टाइम्स टू द वर्ल्ड। बहुत बार उन्होंने इस दुनिया को ये प्रूव करके दिखाया है
कि हम जो प्रोजेक्ट 3 साल में लगता है हम 2.5 साल में लगाएं। इट्स ए वेरी बिग थिंग, मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज ए वेरी बिग थिंग, डे एंड नाइट काम करा के प्रोजेक्ट को 6 महीने पहले प्रोडक्शन स्टार्ट कराना, और उसका जो बेनिफिट होता है, जो कैन नॉट इमेजिन, जो इंटरेस्ट बेनिफिट होता है जो, और फिर वो 10,000 करोड़ वाली चीज 8,000 करोड़ रुपए में लगा। ये जानता है रिलायंस, ये उसकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी। यस, दिस इज देयर स्ट्रेंथ। नाउ लेट्स सी द वीकनेसेस। व्हाट आर देयर वीकनेसेस? देयर वीकनेसेस, दे आर नॉट टेक्नोलॉजी लीडर। They are not considered good when it comes to the technology. They are in refinery business. They are in chemical business. They are the leader, in the world leader in these business. But they don't have the technical capabilities like Dow, like Exxon, like Shell, like Mobil. उनके पास वो टेक्निकल कैपेबिलिटीज नहीं है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेबिलिटीज नहीं है जो नए केमिकल्स ला सके, जो नई टेक्नोलॉजी ला सकते। एंड दे नो दैट दे डोंट हैव दैट टेक्निकल कैपेबिलिटी, एंड दे नो दैट। मेरे को एक बच्चे ने ऐसे बोला कि उनका इसकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटीज है, दे आर फैमिली मार्केट लीडर इन द सेंस टेक्नोलॉजी वगैरह की। नहीं, रिलायंस की ये स्ट्रेंथ नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बोल सकता हूँ रिलायंस की वीकनेस है। हाउ दे ओवरकम दिस वीकनेस? मैं अगर आपको ये पूछूं कैसे वो इस वीकनेस से ओवरकम करते हैं, तो ओवरकम दिस वीकनेस मैं आपको बोल सकता हूँ बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल एक्यूमेंट जो इंडिया में उनके पास है, प्लस उनकी एक और बड़ी स्ट्रेंथ है जिसका मैंने नाम लिया। एक उनकी और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जिसका मैंने नाम नहीं लिया, और जिसकी वजह से वो अभी तक भी मार्केट के लीडर बने। एंड मेरे को बता सकते हो वो स्ट्रेंथ क्या है? दे आर नॉट इनोवेटर, दे आर नॉट एट ऑल इनोवेटर। बता सकते हो उनकी बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? Their strength is they have the capacity to liaison with the government. It's such a big strength. Liaison with the government means if they want, they can bring the policies the way they want. वो जैसी पॉलिसी चाहें, नहीं, don't use those words. I think जो भी हैं, नहीं, कोई भी गवर्नमेंट हो, आई डोंट बिलीव कि उनका कोलैबोरेशन उनकी एक पर्टिकुलर पार्टी से बनती है या दूसरी पार्टी से नहीं बनती है। बिजनेसमैन इज ऑलवेज ए बिजनेसमैन, ही विल ऑलवेज सी द अपॉर्चुनिटी। बिजनेसमैन इज नॉट लाइक दैट कि अरे मेरी तो इसी पार्टी से बना के रखनी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये पार्टी कल को चली गई तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बिजनेसमैन दोनों पार्टियों से बना के रखते हैं। अगर आप रिलायंस कभी फंडिंग देखने का मौका मिल जाए तो उसने सारी पार्टीज को फंड कर रखा है। ये उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो जानते हैं। और यही स्ट्रेंथ है कि हो सकता है उन्होंने बहुत बार मार्केट लीडर को, वर्ल्ड लीडर्स को इस मार्केट में आने से रोका, बहुत बार। इसी स्ट्रेंथ के बेसिस पे वो मार्केट से अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करते हैं। इसी स्ट्रेंथ के बेसिस से वो अपनी वीकनेसेस छुपाते हैं। क्या वीकनेस है? टेक्नोलॉजी नो वीकनेस, प्रोफेशनल एनवायरमेंट वीकनेस, मैं आपको बोल सकता हूं प्रोफेशनल एनवायरमेंट वीकनेस, इनोवेशन वीकनेस, लेकिन वो अपनी सारी वीकनेसेस को छुपाते हैं। वो मार्केट में आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करते हैं इस स्ट्रेंथ से। वो मार्केट में आने वाली सारी थ्रेट्स जो वर्ल्ड लीडर देते हैं उनको, उसको कम कर देते हैं इस स्ट्रेंथ से। तो अल्टीमेटली आपको पता चलेगा जब ये चैप्टर पढ़ोगे, इट इज द स्ट्रेंथ विच ड्राइव्स एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम बहुत सारे मॉडल पढ़ेंगे, खूब सारे मॉडल होंगे, तो हम उन मॉडल्स को देखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। हाँ, इससे रॉन्ग कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पर ये तो गलत है ना, ऐसा करते हैं, मान लो कोई ऐसा करता है तो ये तो गलत है, मतलब कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। हम सब जानते हैं ये गलत है, बट ये हर जगह पे होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी कंट्री में होता है, ये हर जगह पे होता है, इवन यूएस में भी होता है। ठीक है, हाँ, पर लेवल का डिफरेंस हो सकता है, वहां पे थोड़ा कम होता हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, पर ये गवर्नमेंट लाइजनिंग और उसका बेनिफिट हर जगह पे होता है। ठीक है, पर there can be the difference in level, but anyway वो उस चीज को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, हमें हमारे हिसाब से ही जाना है। नाउ नेक्स्ट इज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी। ये चैप्टर कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास ये स्ट्रेटेजी होती है अगर वो ग्रो करना चाहते हैं, या अगर वो अपने आप को
मार्केट में लीडर रखना चाहते हैं या इवन स्टेबल भी रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्लानिंग बताई गई। वो प्लानिंग आप ऐसे कह सकते हो कोस्ट रिलेटेड होती हैं, या वो प्लानिंग मर्जर एंड एक्विजिशन रिलेटेड, कि ऑर्गेनाइजेशन नया प्लांट लगा सकते हैं, किसी चीज को एक्वायर कर सकते हैं, कम से कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यू विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज, और इन स्ट्रेटेजी में से एक स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करनी है। बहुत सारी स्ट्रेटेजी देखोगे आप लोग, जैसे मैं आप कुछ नाम लिख रहा हूं, जैसे जस्ट कुछ नाम लिख रहा हूं, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, divestment. I'm writing just some names कि इस तरह से उनके सामने बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती हैं कि वो एक्सपैंड करें, डाइवर्सिफाई करें, डाइवेस्टमेंट करें, ये वाली चीजें। थोड़ा सा और इसको दिखा दो, तो उनके पास और नीचे ले आओ, मेरे को दिखाना नहीं है। तो ये उनके पास डिफरेंट ऐसे कोस्ट लीडरशिप और भी होती हैं, हम लोग देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं वो लोग, उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। अल्टीमेटली कंपनीज को सोचना होता है कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी के लिए जाना चाहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आप देखोगे यू विल हैव लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज। आपको सोचना होता है, कोई जरूरी नहीं है एक स्ट्रेटेजी चूजो, एक स्ट्रेटेजी चूज करो, कोई जरूरी नहीं है। आप लोग मिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी भी चूज कर सकते हैं, मिक्स भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एलएनटी का केस बताता हूं आपको। एलएनटी ने क्या किया, अराउंड 8 इयर्स बैक, 2002 के अंदर, 2002 या 3 के अंदर एलएनटी ने एक बड़ा ड्रामेटिक सा डिसीजन लिया, और डिसीजन ऐसा था कि पूरे इंडिया हिल गया था। आप पूछना अगर आपकी कोई बिजनेस में हो इस तरह से, एलएनटी ने डिसीजन लिया कि वो अपनी मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस को बेचेगा। एलएनटी जैसी कंपनी विच इज कंसिडर्ड वेरी स्टेबल, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनी, ये नायर, पीके नायर जो अभी उसका चेयरमैन है, एलएनटी का जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन है, दे डिसाइडेड दे विल सेल देयर सीमेंट प्लांट, एंड पीपल वर सरप्राइज्ड, एंड नॉट इवन सरप्राइज्ड, मेनी बिजनेसमैन वर शॉक्ड कि यार एलएनटी का सबसे प्रॉफिटेबल डिवीजन, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला डिवीजन, और एलएनटी कह रहा मैं बेचूंगा इसको। एंड एलएनटी से पूछा गया कि व्हाट इज द रीजन, क्यों डाइवेस्ट करना चाहते हो आप इस बिजनेस को? बोला नहीं, ये हमारी कोर कंपिटेंसी का बिजनेस नहीं है। ध्यान से सुनना, वर्ड सुनना पीके नायर के, ये हमारी कोर कंपिटेंसी नहीं है। सीमेंट प्रोड्यूस करना जेपी का काम है। मैं आई एम सॉरी, आई एम बिकमिंग लिटिल रूड। सीमेंट प्रोड्यूस करना जेपी एसोसिएट का काम है। सीमेंट प्रोड्यूस करना मोदी सीमेंट का काम है। सीमेंट प्रोड्यूस करना ग्रेसिम सीमेंट का काम है। सीमेंट प्रोड्यूस करना एक टेक्निकल कंपनी का काम नहीं। वी आर गेटिंग बैड नेम, सरप्राइजिंग थिंग, एंड दैट इज व्हाट ही सेड, वी आर गेटिंग बैड नेम बाय प्रोड्यूसिंग सीमेंट, कि एक इंजीनियरिंग कंपनी सीमेंट बना रही है। एंड दे वांटेड टू डाइवेस्ट, एंड दे वांटेड टू डाइवेस्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस, और उन्होंने आदित्य बिरला को बेच दिया। सीमेंट के सारे प्लांट जिसका नाम अब अल्ट्राटेक है, आप लोगों ने सुना होगा, इंजीनियर्स चॉइस, अभी भी वो यही नाम बोलते हैं, उन्होंने उठा के उसको आदित्य बिरला को बेच दिया कि नहीं, वी डोंट वांट टू कीप दिस बिजनेस विद अस। हम सिर्फ टेक्निकल चीजों में फोकस करेंगे, जहां पे जो हमारे जिस काम के लिए एलएनटी बना हुआ है, फॉर विच द एलएनटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। एलएनटी वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड टू मेक सीमेंट, एलएनटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू मेक